हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडुटेरिया के द्वारा जो आपका बुक लाया गया है बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए 15 सेटों का, तो उसका सेट नंबर 5 को हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 4 तक जो है हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, और आज सेट नंबर 5 का सभी 120 प्रश्नों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए इन सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सेट नंबर 5 को देखो, सेट नंबर 5 आज हम लोग कर रहे हैं, और बाकी का जो सेट है, जैसे इसमें टोटल कितने सेट है, टोटल आपका 15 सेट है, तो 10 सेट आपका और बच जाता है। वो 10 सेट भी आपका जल्द करवा दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको 20 तारीख तक जो है वो इसे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप जो है चैनल से बने रहे हैं, आपको ये ज़रूर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो देखते हैं, इसका पहले प्रश्न को पूछा जा रहा है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, ब्लेजली, लॉर्ड डलहौजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में जो है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो आपका होता कब है? तो ये आपका 1790 से 92 के टाइम पीरियड में होता है। अगर आप कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड देखें तो वो भी लगभग यही टाइम पीरियड में होगा। और इसमें हुआ ये था कि इसमें जो है आपका टीपू सुल्तान हार जाता है, और उसके बाद एक संधि करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी संधि जो है वो हुआ था और थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। तो याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस संधि के तहत क्या था कि आधा से अधिक राज्य जो है वो मैसूर का चला गया था अंग्रेज के पास में। उसके बाद अगर देखो, हुआ ये था कि अंग्रेज और मैसूर के बीच जो है वो टोटल 4 युद्ध होते हैं। ठीक, अगर पहले युद्ध की बात करें, जो फर्स्ट आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था 1767 से लेके 69 के बीच में। और इसके बाद जो संधि हुई थी वो हुआ था मद्रास की संधि। ठीक है, मद्रास की संधि। उसके बाद फिर क्या है, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध होता है वो आपका होता है वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में, और थर्ड आपका हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, और फोर्थ जो है वो ब्लेजली के टाइम में होता है। ये भी याद रखिएगा, जो सेकेंड होता है वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में, उसके बाद एक संधि होती है, उसे बोलते हैं मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि, ठीक है, वो आपका कब होता है? सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। और फोर्थ वाले में क्या है कि इसमें जो है आपका टीपू सुल्तान मारा जाता है, और 1799 में ये आपको फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, 1799 में। और ये भी याद रखिए, सेकेंड वाले में कौन मरता है? तो इसमें जो है आपका हैदर अली मारा जाता है, और हैदर अली का ही बेटा आपका फिर टीपू सुल्तान इस युद्ध को आगे कंटिन्यू करता है, सेकेंड आंग्ल वाले को। तो ये आपको सारे डिटेल इसका पता चल गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सर सैयद अहमद खां, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो है वो पहले ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगर आप 1 to 4 सेट को देखे होंगे तो वहाँ भी मैंने कई बार ये चीज़ का जिक्र किया था। ये जो है, अगर पूछा जाए कि कहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो ब्रिटेन में एक जगह है फिंसवरी, उस फिंसवरी जगह से इन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ा था और ब्रिटेन की संसद में पहुँचे थे। दादा भाई नौरोजी को एक और नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, रस्त गोफ्तार। रस्त गोफ्तार, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था। अगर बात करें अरविंद घोष की, तो अरविंद घोष ने बोला था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस जो है वो 6 रोग से मरने वाली है, 6 रोग से मरने वाली है। सर सैयद अहमद खां के बारे में बात करें तो इन्होंने जो एक संस्था बनाई थी, साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था। और पूछा जाए कि इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की गठन कब किया था, तो ये जो है इसका गठन करते हैं 1864 ईस्वी में। ठीक है, अगर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो इन्होंने जो है आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर जो है एक संस्था का निर्माण किया था, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा जो इन्होंने मिलकर इसका स्थापना की थी। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लीजिए, जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना इन्होंने कहाँ किया था? तो इन्होंने इसकी स्थापना जो है वो लंदन में करते हैं, लंदन में इसकी स्थापना करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। कब? अगर ये पूछा जाए तो 1866 ईस्वी में। देखते अगले प्रश्न को।
आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको सही कालानुक्रम में अर्थात उनके जो टाइम पीरियड है उसके अनुसार उनको मैच कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर बात करें नील विद्रोह की, तो नील विद्रोह कब होता है, तो इसका जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1869 से 59 से 60 के आसपास। 59-60 में आपका नील विद्रोह होता है। और संथाल विद्रोह जो है ये आपका जस्ट 1857 के पहले का युद्ध है, पहले का विद्रोह है। तो 1855-56 में जो है ये होता है। सिपाही विद्रोह आपको मालूम है कि 1857 में होता है। और जो दक्कन का दंगा है ये आपका कब होता है, तो ये होता है 1875 में। और कहाँ होता है, तो पुणे में होता है। तो अगर इन सारी को हम लोग सीरीज में बैठाएं तो सबसे पहले हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह, ठीक है, 1855-56 में। तो ऑप्शन नंबर एक कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, दो यहाँ पे दोनों में कॉमन है। उसके बाद संथाल के बाद कौन आ जाएगा आपका, सिपाही विद्रोह आएगा। तो 2 के बाद 4 आ गया। सिपाही विद्रोह के आपका बाद है नील विद्रोह। ये कब हुआ था, तो 1859 में हो रहा था, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद दक्कन दंगा जो है 1875, ये सबसे अंत में होगा। तो ये इसका जो है पूरा सीरीज होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। तो आपको सबको मालूम होगा कि मंगल पांडे जो है उन्होंने जो है कहाँ से किया था, तो इन्होंने बैरकपुर से किया था। बैरकपुर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैरकपुर है कहाँ, तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, बंगाल में है। और इन्होंने किया ये विद्रोह क्यों किया था, देखो उस टाइम बोला ये गया कि जो नया एनफील्ड राइफल आया है उसमें जो कारतूस यूज जो हो रहा है वो सुअर और गाय के मांस का यूज हो रहा है। इसलिए जो है इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग जो है वो कारतूस का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने जो जो अंग्रेज अधिकारी थे उन 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर देते हैं। कब, तो 29 मार्च 1857 को इन्होंने जो है उसकी हत्या कर दी। और पूछा जाता है किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, तो याद रखिएगा एक तो था आपका ह्यूरिसन जो है एक का अधिकारी था, और दूसरा जो है लेफ्टिनेंट बाग। ये 2 अधिकारियों की हत्या जो है मंगल पांडे ने कर दी थी। और उसके बाद फिर क्या है कि इन्हें जो है वो फांसी दे दिया जाता है। अगर पूछा जाए मंगल पांडे का संबंध किस राज्य से था, तो ये आपका यूपी के थे, और यूपी के बलिया नामक स्थान के थे, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन है 1885, 1889, 93 या 1897। तो सही आंसर हो जाएगा 1885। 1885 में एक्चुअली क्या है कि बंगाल का काश्तकारी अधिनियम लाया जाता है, और उसी अधिनियम में जो है बिहार को अलग होने की बात इसमें की आती है, इसलिए इसे जो है बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। ऑप्शन है कराची सत्र, लखनऊ, फैजपुर या बॉम्बे सत्र। तो याद रखिएगा जो कराची का सत्र था ये आपका 1931 का, इसी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसी में 2 चीज़ों की मांग की गई थी। एक तो मौलिक अधिकार की मांग जो है पूछा जाए सबसे पहले किस अधिवेशन में किया गया, तो आपका जो है कराची अधिवेशन 1931, इसमें सरदार पटेल जो है वो अध्यक्ष थे। इसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की बात की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें बॉम्बे सत्र की, तो बॉम्बे सत्र जो है आपका ये होता है 1934 में। 1934 का जो बॉम्बे सत्र होता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष थे। और फैजपुर सत्र में कौन अध्यक्ष थे, तो नेहरू थे। और फैजपुर सत्र ऐसा था जो पहली बार गांव में हुआ था। पहली बार कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो गांव में ये आयोजन किया गया था, ठीक। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था। जेम्स ऑटरम, विलियम ऑगस्टिन, जॉन एडम्स या विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉन एडम्स। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन एडम्स के द्वारा जो 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट लाया जाता है। और इसमें के अंतर्गत क्या है कि जो भी पत्र पत्रिकाएं निकालने वाले प्रेस थे उन सभी के ऊपर जो है लाइसेंस बनाने का जो है दबाव डाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें किया गया था। हालांकि बाद में क्या है कि आपका 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा ये प्रतिबंध हटा दिया जाता है, और इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को जो है वो प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता।
किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, मेटकॉफ को। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसने जो है नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, सचिन सान्याल या अरविंद घोष? तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि नील दर्पण जो है लिखा किसने था। तो नील दर्पण जो लिखने का काम किया था वो आपका किया था दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है ये किया जाता है। और ये किस भाषा में था? तो ये जो है आपका बांग्ला भाषा में था। बांग्ला भाषा में इसकी रचना की जाती है नील दर्पण की। और नील दर्पण का फिर बाद में क्या होता है कि इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है किसके द्वारा? तो मधुसूदन दत्त के द्वारा। तो याद रखिएगा मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है नील जो दर्पण है पुस्तिका उसका अनुवाद किया जाता है इंग्लिश में। और अरविंद घोष के बारे में भी जान लेते हैं। अरविंद घोष जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये पुस्तक के बारे में जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार जगत सिंह, के.एम. पनिकर, एस सदानंद या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखो दो चीज़ होता है, कोई भी अगर पत्र पत्रिका है तो एक होता है उसका जो है संस्थापक, ठीक है, कि उसका संस्थापक कौन है, और दूसरा होता है कि उसका संपादक कौन था। तो संपादक क्या है कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोग हो सकते हैं, और जो ज़्यादा फेमस होता है उससे रिलेटेड जो है पूछ दिया जाता है कि कौन संपादक थे। तो पहले तो इसका जान लेते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स के जो संपादक थे इन सारे ऑप्शन में के.एम. पनिकर थे। के.एम. पनिकर जो है 1925 में जो है हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक का कार्य कर रहे थे। लेकिन इसका अगर संस्थापक पूछा जाए कि वर्तमान में जो आपका हिंदुस्तान टाइम्स है वही पत्रिका उस टाइम भी आपका 1924 में ये लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा सुंदर सिंह लालपुरी। सुंदर सिंह लालपुरी जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक थे। आगे है पुस्तक के राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? पतंजलि, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या जैमिनी? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग तथा भक्ति योग ये सारी पुस्तकें लिखी गई थी, ठीक। और मालूम हुआ कि इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे जो है हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। कब? तो 12 जनवरी को। एक्चुअली में इनका जो है 12 जनवरी को जन्म हुआ था, 12 जनवरी 1863 को। तो उसी अवसर पे जो है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को जो है युवा दिवस मनाया जाता है। और यह पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का जो है वो मूल नाम क्या था? तो वो भी याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था नरेंद्र नाथ। और यही नरेंद्र नाथ क्या है कि आपका फिर बाद में यूएसए जाते हैं, और यूएसए के वहाँ पे एक भाषण जो होता है 1800 धर्म सम्मेलन 1893 में, उसमें इनका जो भाषण होता है उससे वो इतना बाकी लोग प्रभावित होते हैं कि इन्हें जो है फिर तूफ़ानी हिंदू कहा जाने लगता है। तूफ़ानी हिंदू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को, और इसी दिन हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। और इनका जो पुराना नाम था वो था नरेंद्र दत्त, और ये जो है 1893 में शिकागो में जो है अपना भाषण देते हैं। और उसके बाद इनको जो है तूफ़ानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। इनका जो अलग अलग पुस्तक है जिसका नाम है राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर वर्नर या कर्नल स्लीमैन? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है आपका कर्नल स्लीमैन, ऑप्शन नंबर डी। देखो कर्नल स्लीमैन के टाइम में ही जो है एक अलग से आपका आयोग कहिए वो बनाया जाता है ठगी प्रथा को रोकने के लिए, ठीक है। ठगी प्रथा को रोकने के लिए एक आयोग बनाया जाता है, और ये किसके टाइम पीरियड में बनाया जाता है? तो वो आपका बनाया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ये आयोग एक बनाया जाता है, जिसका काम ही होता है कि जो ठगी और डकैती है उन सबको रोकने के लिए, और उसी के लिए एक डकैती विभाग बना दिया जाता है जिसका नेतृत्व दिया जाता है कर्नल स्लीमैन को। और इसी के प्रयास से क्या है कि ठगी प्रथा का अंत किया जाता है। तो अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, और अगर ऐसे तो ज़्यादा ऑप्शन में कर्नल स्लीमैन ही देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन, बेंटिक, कर्जन या मेयो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपन। रिपन ने जो भारत
के पक्ष में बहुत सारे काम किए, उसी में से एक आपका हो गया 1800 स्थानीय स्वशासन का काम। और ये किसके टाइम पीरियड में किया गया, तो रिपन के टाइम पीरियड में। और इसी ने जो है सबसे पहले नियमित जनगणना कराने की शुरुआत जो है वो करवाता है। इसके अलावा जो प्रथम जनगणना है वो भी आपका रिपन के टाइम में ही होता है। रिपन ने ही जो है वो क्या क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसे जो है वो रद्द कर दिया था, जिसके कारण जो है वो भारतीय जो हिंदी भाषी पत्र पत्रिकाएँ थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था लिटन ने। तो वो सारा जो है ख़त्म करने का काम कौन करता है, रिपन के द्वारा किया जाता है। और कर्जन के टाइम में आपको मालूम होगा कि बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ही आपका क्या होता है, सती प्रथा वगैरह अंत होता है। सती प्रथा, और फिर एक अभी हम लोगों ने देखा ठगी प्रथा, ये भी बंद होता है। शिशु हत्या, ये भी जो है विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में ही होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी बताया था, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय, एमजी रनाडे या सीआर दास। देखो अगर आपको टाइम पीरियड मालूम होना तो ये आपको ऐसे ही छट जाता है। जैसे 1904 का बात किया जा रहा है तो 1904 में राजा राम मोहन राय नहीं रहते हैं, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है प्रतिगामी उपाय किसने बोला था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को। तो पहले ये जान लीजिए कि 1904 का जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था ये आपका आया था कर्जन के टाइम में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये आया था। और उस टाइम जो है किनके द्वारा, तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बोला जाता है ये प्रतिगामी है। हालांकि ये आपका जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है इसके तहत क्या था कि हाईयर जो एजुकेशन है वो देने की बात की गई थी, ठीक है, इसलिए यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही थी। और ये भी बोला गया था कि अब यूनिवर्सिटी में जो है वो आपका प्रयोगशाला का भी निर्माण करवाया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है आपका इसमें किया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में किया गया था, जो कि आपका 1904 में आया था। आपको ये भी पूछा जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, 1904 में, किसके टाइम पीरियड में आया था, तो कर्जन के टाइम पीरियड में आया था। आगे के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। देखो वायसराय, गवर्नर जनरल, इन सभी से रिलेटेड जो है आपको इस चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा जिस स्पेशल जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम लोगों ने लाया था, और उसमें आपको पूरा बताया गया है गवर्नर जनरल के टाइम, किस गवर्नर जनरल के टाइम में कौन सा कार्य हुआ था, और उसकी सारे एमसीक्यू को वहाँ पे डिटेल किया गया। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक उसमें डिस्कस किए गए, जैसे 1857 की क्रांति हो गया, उसके बाद फिर बंगाल विभाजन, ये सारे टॉपिक जो है उसमें कवर किए गए हैं, तो आप वो भी है देख सकते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान वायसराय कौन था। देखो पहला तो आपको ये बन जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो वो आपका 1934 में हुआ था। अब है कि उस टाइम जो है कौन होता है वायसराय, तो याद रखिएगा उस टाइम जो है लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय होता है। उसके पहले जो है इरविन 1931 तक ही होता है। 1931 में ही आपका क्या होता है कि लॉर्ड वेलिंगटन आ जाता है, लॉर्ड वेलिंगटन वो आ जाता है। अब लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में ही क्या है आपका सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होगा, थर्ड गोलमेज सम्मेलन होगा, फिर आपका क्या है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1931 और ये 1932 हो गया। फिर आपका एक पंचायत जो लाया जाता है मैकडोनाल्ड के द्वारा, वो भी आपका इसी के टाइम पीरियड में होगा, वेलिंगटन के टाइम में। साथ ही अगर देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था वो भी आपका किसके टाइम में आया था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में आया था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो भी कब हो रहा है, तो लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में हो रहा है। एक और याद रखिएगा कि अखिल भारतीय जो किसान सभा है, अखिल भारतीय किसान सभा, उसका गठन जो है वो भी 1935 में होता है, और वो भी लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में ही होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है हम ब्रिटेन की बर्बादी में से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन जो है किसने कहा था। ऑप्शन है पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, गोखले या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। और क्या था कि पहले कांग्रेस के द्वारा जो इस्तीफा दे दिया गया कि जैसे ही ब्रिटेन वालों ने जो है बिना कांग्रेस की अनुमति
के बिना सरकार को पूछे हुए भारत को क्या किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया गया था। तो उसी के बाद 1959 में जो है वो आपका इस्तीफा दे दिया जाता है कांग्रेस के सभी दलों के द्वारा, जो भी गवर्नमेंट का निर्माण किए हुए होते हैं वो। उसके बाद मुस्लिम लीग जो है वो जो है इसी दिन को क्या करता है, वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है, मुक्ति दिवस, ठीक है, मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। और इसी के बाद क्या होता है कि गांधी जी बोलते हैं कि हम जो है ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा गांधी जी का, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिगंबर विष्णु पलुस्कर। इन्हीं के द्वारा जो है आपका दांडी मार्च के दौरान ये गीत गाया जाता है। और अगर आपको पूछे कि ये जो है दांडी मार्च हुआ कब से कब था, तो दांडी मार्च याद रखिएगा, ये आपका 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। और ये आपका कितना लगभग 24 दिन का ये हुआ था पूरी यात्रा। और इसमें जो है 322 किलोमीटर की पदयात्रा ये टोटल थी। और इसी के बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा रघुपति राघव राजा राम जो है ये आपका दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा लाया गया था। सिंपल है कि राजा राम का बात किया जा रहा है और यहाँ पे विष्णु है, तो ठीक है, राजा राम की बात कौन कर रहे हैं, तो विष्णु पलुस्कर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो आप सबको मालूम होगा कि गांधी जी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है कब, 1942 में। लेकिन क्या है कि जैसे ही ये शुरू होता है उसके बाद ये 8 मार्च को घोषणा की जाती है और उसी दिन जो है ग्वालियर टैंक से घोषणा होता है, गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। और उसके बाद अंग्रेज क्या होता है कि जितने भी बड़े नेता होते हैं उन सभी को पकड़ के जो है वो जेल में डाल दिया जाता है। किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है वो सभी क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया जाता है। और उसी के बाद जो सेकेंड लेवल के नेता थे, अर्थात दूसरे पंक्ति के जो नेता थे, वो जो है वो आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। और उसी में जो है आपका अरुणा असफ अली का नाम देखा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब इन्हें कैद, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में महात्मा गांधी को कहाँ कैद करके रखा गया था। तो महात्मा गांधी को जो कैद करके रखा गया था वो रखा गया था आपका आगा खां पैलेस में, ठीक है। और जो जवाहरलाल नेहरू थे और बाकी के जो कांग्रेस उम्मीदवार मतलब नेता थे उन सबको जो है अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। कहाँ, अहमदनगर दुर्ग में। तो ये सारा फैक्ट भी जो है वो पूछ लिया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, नई प्रणाली या सिक्का या नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी। ऑप्शन है टीपू सुल्तान, मुर्शीद कुली खां, रघुनाथ राव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान के द्वारा जो है वो एक नई, टीपू सुल्तान क्या करता है, देखो होता ही है कि जब हैदर अली मरता है तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जब शासक बना तो उसने कई सारे कार्य किए, जैसे कि उसने नए जो है वो कैलेंडर जारी किया, एक नया सिक्का जारी किया और नए पैमाने पर वजन एवं माप की भी शुरुआत की थी। तो ये सारा काम जो है टीपू सुल्तान के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसने क्या किया था कि जैकोबिन क्लब का ये सदस्य बना था, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। और इसने जो है अपना जो राजधानी था श्रीरंगपट्टनम में जो राजधानी था वहाँ पे इसने जो है एक वृक्ष भी लगाता है। और ये वृक्ष था किस चीज़ का, तो इसे बोला जाता है कि ये स्वतंत्रता का वृक्ष, मतलब इसके द्वारा बोला गया कि ये जो वृक्ष है वो स्वतंत्रता का वृक्ष है। अच्छा ये भी बता दें, जो जैकोबिन क्लब था ये आपका फ्रांसीसी का एक क्लब था और उस क्लब का ये सदस्य बना था। इसने क्या किया था कि अपनी जो सेना थी उस सेना को जो है फ्रांसीसी सैनिक के द्वारा जो है वो ट्रेंड किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें जो है वो टीपू सुल्तान के टाइम में किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है आपको मालूम होगा 1920 में शुरू हुआ था और इसी में गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि हम लोग एक साल में स्वराज ले लेंगे। और लेकिन ऐसा होता नहीं है। चौरी चौरा की जो घटना होती है, चौरी चौरा घटना के बाद जो है 11 अप्रैल को
इसे वापस ले लिया जाता है। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि 4 अप्रैल को चौरी चौरा की घटना होती है और उसके बाद 11 अप्रैल को जो है इसे वापस ले लिया जाता है। एक मिनट यहाँ पे सुधार कर लेना, ये 4 अप्रैल नहीं होगा और ये 11 अप्रैल नहीं होगा, एक्चुअली ये फरवरी था। ठीक है, 4 फरवरी को क्या होता है कि आपका चौरी चौरा का घटना होता है। कब? 4 फरवरी को। और फिर उसी के घटना के बाद जो है 11 फरवरी को जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। तो ये याद रखिए। गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपको मालूम होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन जो है वो होता है। डांडी मार्च जो है अभी हम लोगों ने देखा कि 1930 में जो है डांडी मार्च होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बोला जा रहा है, तो ये भी आपका 1930 में है डांडी मार्च के बाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 1 वर्ष में स्वराज लेने की बात की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि से होनी थी? तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का, वो होगा डी नंबर, 30 जून 1948। 30 जून 1948 को जो है ये बोला गया था कि भारत को जो है स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन ये आपका होता कब है? आपको मालूम है 15 अगस्त 1947 को जो है वो इंडिया आज़ाद हो जाता है। फिर एक कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन है मार्च 1946, मार्च 1942, अप्रैल 1946 या अप्रैल 1942। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1946 है। एक्चुअल में 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत में आता है और ये सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो ये दिल्ली पहुँचता है। और इस कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? तो इस कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है वो आपका पैथिक लॉरेंस के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इसके अलावा 2 मेंबर और आपके जो है, एक होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स और दूसरा जो है एवी एलेक्जेंडर जो है वो इसके सदस्य होते हैं। तो ये याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, पूछा जा रहा है कौन सी निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? उन पर व्यापारियों के वर्ग का शासन था। तो देखो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि हाँ उस टाइम जो व्यापारी वर्ग का शासन था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था। कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो नागरिकों के लिए जो है सुविधाएं प्रदान की जाती थी, तो ऐसा बोला जा सकता है कि हाँ नगर निगम टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट था। फिर है कि एक जो है बोस्ट्रोफिडेनिक शैली, तो ऐसा कोई शैली नहीं था, उस शैली का जो नाम है वो आपका वो था भाव चित्रात्मक शैली। ठीक है, और इस भाव चित्रात्मक शैली में होता ये था कि पहला जो लाइन होता था वो आपका राइट से लेफ्ट होता था। ठीक है, दाईं से बाईं ओर होता था, लेकिन फिर अगली पंक्ति जो है वो आपका लेफ्ट से राइट की ओर होता था। तो इस टाइप का जो है वो देखा जाता था पैटर्न को, और इसी को क्या है कि टेक्निकल लैंग्वेज में इसी को बोला जाता है बोस्ट्रोफिडोनिक शैली। तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है रामायण महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? ऑप्शन है गुप्त काल, वैदिक काल, शुंग काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि जो मनुस्मृति है उसकी रचना कब की जाती है? तो वो आपका शुंग काल के टाइम में किया जाता है। और अगर बात करें रामायण और महाभारत की, तो ये इन दोनों का जो रचना है वो आपका हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसके दौरान संकलित हुआ, तो इन तीनों को मिला के बोल सकते हैं कि ये शुंग काल में जो है संकलित हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहले कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है कि कनिष्क के काल में जो है वो आपका मथुरा कला भी और गंधार कला, इन दोनों का विकास होता है। फिर है नीला ग्रे बलुआ पत्थर मथुरा कला की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये गलत हो जाएगा। नीला ग्रे बलुआ पत्थर जो है वो आपका मथुरा कला नहीं गंधार कला का विशेषता था, वहीं अगर बोला जाए मथुरा कला की, तो मथुरा कला में जो है वो आपको देखा जाता था धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग जो है वो आपका होता था मथुरा कला में, बलुआ पत्थर। ठीक, फिर आगे बोला जा रहा है गंधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था, तो ये भी गलत हो जाएगा। बौद्ध गंधार कला में नहीं था, बल्कि जो है आपका मथुरा कला था, जिसमें कि आपका बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों का जो है इसमें प्रभाव देखा जाता है।
इसलिए यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए, जो मथुरा कला थी उसमें बोला जाता था कि जो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है वो मुस्कुराती हुई प्रतिमा बनाई जाती थी, स्माइलिंग फेस जो है वो गौतम बुद्ध का बनाया जाता था। जबकि जो कला में जो है वो आध्यात्मिक फेस बनाया जाता था, आध्यात्मिक फेस जो है वो बनाया जाता था आपका गंधार कला में। और जो गंधार कला है इसे जो है डेवलप करने का श्रेय, दोनों को डेवलप करने का श्रेय जो है किसे जा रहा है, तो कुषाण वंश को जाता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है, कीर्तिवर्मन, राजेंद्र प्रथम, महेंद्र प्रथम या पुलकेशिन प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। जो इसका संबंध है वो आपका पुलकेशिन प्रथम नहीं बल्कि पुलकेशिन द्वितीय से है, पुलकेशिन द्वितीय। और यही पुलकेशिन द्वितीय है जिसने कि किसे हराया था, आपका हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को इसने पराजित किया था। और फिर बाद में क्या है कि पुलकेशिन द्वितीय को जो है वो आपको नरसिंह वर्मन हरा देता है, नरसिंह वर्मन जो है वो हराता है, नरसिंह वर्मन प्रथम, उसके द्वारा जो है पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया जाता है। और उसे हराने के बाद जो है एक उपाधि ली जाती है बतापी कोंडा का, बतापी कोंडा का उपाधि जो है वो नरसिंह वर्मन के द्वारा उपाधि ली जाती है। ठीक, अगर बात करें ऐहोल की तो ऐहोल जो है उसे बोला जाता है मंदिरों का शहर, मंदिरों के शहर के नाम से जो है जो ऐहोल है उसे जाना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है किस विचारधारा को लोकायत दर्शन अर्थात जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है वैशेषिक न्याय, चवार्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चवार्क। चवार्क को जो है वो लोकायत दर्शन या जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है। और पूछा जाए चवार्क के कौन थे, मतलब जो उसके प्रतिपादक थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा चवार्क के प्रतिपादक जो है वो चवार्क मुनि ही थे। कौन, तो चवार्क मुनि ही इसके प्रतिपादक या प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर बात किया जाए वैशेषिक की तो वैशेषिक के जो है वो कनाड थे। और कनाड मुनि ने ही बताया था कि जो भी जीव जंतु बने हुए हैं वो एक परमाणु के बने हुए हैं, उनका जो मूल है वो परमाणु है। और न्याय दर्शन से किसका संबंध था, तो गौतमी का संबंध था, गौतम का संबंध था, गौतम मुनि का। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं, जैसे कि आपका हो गया योग दर्शन। ठीक है, तो योग दर्शन से किसका संबंध है, आपको मालूम होगा पतंजलि, पतंजलि जो है उनका संबंध किससे था, योग से। इसके अलावा एक पूछा जाता है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा का संबंध किससे है, तो ये आपका जैमिनी से था, जैमिनी। और एक है आपका उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा का संबंध किससे है, तो ये आपका बादरायण है, बादरायण। तो ये भी आप याद रखें। इन सभी से क्या है कि आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आगे है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो नहर बनवाने का काम है वो आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है। और नहर बनवाने की जो शुरुआत है वो आपका तुगलक वंश के जो संस्थापक थे, याद रखिएगा गियासुद्दीन तुगलक, जो आपका तुगलक वंश का संस्थापक है, उसने सबसे पहले जो है वो नहर के बनवाने की शुरुआत की थी, गियासुद्दीन तुगलक ने। और अब पूछा जा रहा है सबसे अधिक किसने बनवाया, तो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक क्यों फेमस है, तो ये जो फेमस है आपका कुछ नीति के कारण, जैसे एक तो आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इसने जो है इसकी 5 ऐसी नीतियाँ थी जिसके कारण बोला जाता है कि ये जो है सनकी सुल्तान था। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो फिरोज शाह तुगलक से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि इसने कौन सी संस्था की मतलब विभाग की स्थापना की थी। तो इसने 3 विभाग की स्थापना की है। एक आपका दीवान बंदगान, दीवान ए बंदगान, और ये किस चीज़ के लिए था, तो दीवान बंदगान ये आपका दास विभाग था। ठीक है, दीवान बंदगान क्या था, दासों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था इसने। इसके अलावा इसने दीवान खैरात बनाया था, दीवान खैरात। खैरात किसके लिए था, तो ये जो विधवा या मुस्लिम जो लड़कियां थी उनको जो है दान में देने के लिए दीवान खैरात, उनको आर्थिक मदद देने के लिए जो है दीवान खैरात बनाया गया था। इसके अलावा एक बनाया था दीवान इस्तियाक। ये क्या था, दीवान इस्तियाक, ये इस्तिहाक, ये जो है एक पेंशन विभाग था,
पेंशन विभाग था। और ये सारी चीज़ जो है ना पूछा जाता है एग्जाम में कि दीवाने बंदगान की शुरुआत किसने की, दीवाने खैरात किसने बनाया, दीवाने इश्तियाक किसने बनाया। ठीक है। और मैं पिछले 3 सेट में बता चुका हूँ कि बलबन के द्वारा जो है दीवाने अर्ज बनाया गया था, जो कि आपका सैन्य विभाग था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बनवाया था दीवाने कोही, दीवान एक कोही। दीवाने कोही क्या था, तो ये आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देखता था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, कृषि विभाग को देखने के लिए आपका दीवान एक कोही बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघभट्ट द्वारा लिखित आष्ट संग्रह का संबंध किससे है। तो देखिए आष्ट संग्रह क्या है, एक जो है आपका चिकित्सा के ऊपर बुक है। ठीक है, किसके ऊपर है, चिकित्सा के ऊपर एक बुक है। और इसके रचनाकार कौन थे, तो आपका बाघभट्ट, याद रखिएगा बाघभट्ट के द्वारा लिखा गया आष्ट संग्रह। और ये किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा से रिलेटेड जो है आपको मालूम होगा 3-4 ऐसे बुक है जो कि इससे जुड़े हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा सुश्रुत का नाम, ठीक है, चरक का नाम सुना है, चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट, ये तीनों क्या है कि ये चिकित्सा से रिलेटेड है। और इन्होंने जो है अलग अलग, जैसे चरक ने जो है चरक संहिता लिखा, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा। और इसके द्वारा वो जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिरागे दिल्ली या दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन देख लेते हैं। और पहला है निजामुद्दीन औलिया, शेख निसारुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिरागे दिल्ली या दिल्ली का चिराग कहा जाता है। दिल्ली का चिराग इसलिए क्योंकि इसने ये जो है वो अंतिम चिश्ती था जो कि चिश्ती संप्रदाय को बनाए हुए रखा था, इसलिए इसे दिल्ली का चिराग कहा गया। और वो कौन थे, तो वो थे शेख नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, शेख नसरुद्दीन महमूद जो है वो अंतिम वो आपका चिश्ती से थे यहाँ पे दिल्ली में। अगर पूछा जाए चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की, तो वो भी काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने जो है चिश्ती संप्रदाय का शुरुआत किया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जो है वो चिश्ती संप्रदाय को कौन लेके गया था। तो दक्षिण भारत में जो है वो लेके गए थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने जो है आपका दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार किया था। तो ये तीनों फैक्ट जो है चिश्ती संप्रदाय से याद रखिएगा। चिरागे दिल्ली आपके कौन हो गए, शेख नसरुद्दीन महमूद, और फिर चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और फिर जो है दक्षिण भारत में कौन लेके गए, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इन तीनों को याद रखिए। आगे देखते हैं। पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की। पहले तो ये जान लेते हैं कि एकता का मतलब होता क्या है। देखो एकता जो है एक प्रकार का आपका भूखंड था या प्लॉट आप बोल सकते हो, कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है उन लोगों को दिया जाता था जो कि या तो अधिकारी होते थे या सैनिक होते थे, उन्हें वेतन के रूप में ये चीज़ दिया जाता था। तो यही एकता कहलाता था। और जो एकता ग्रहण करता था वो कहलाता था एकतादार। ठीक है, वो एकतादार कहलाता था। और ये शुरू किसने किया था, तो ये जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया था। आगे पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपका फलों का। फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका पोमोलॉजी। उसके बाद अगर बात करें फूलों का, तो फूलों के हो जाता है आपका फ्लोरिकल्चर। अगर फूलों के संवर्धन की बात करें, फूलों के संवर्धन से रिलेटेड जो आपका होगा वो होगा फ्लोरिकल्चर। और फिर अगर हम लोग सब्जियों की बात करें कि सब्जियों से क्या रिलेटेड है, तो ये होता है आपका ओलेरी कल्चर। जैसे ओल है ना सब्जी, तो वैसे ही ओल से हो गया आपका ओलेरी कल्चर। ये अगर आप ट्रिक से थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। सब्जी में आपका एक सब्जी आता है ओल, और ओल से होगा ओलेरी कल्चर। ओलेरी, देखो मैं शॉर्ट में तेज़ी में लिखता हूँ तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो, तो आप उसे इग्नोर करके बस अपने काम की चीज़ें देख लेना कि ओलेरी कल्चर होता है, ओलेरी कल्चर। ठीक है, तो वो आपका किससे संबंधित है, सब्जियों से संबंधित है। अगर आप पूछा जाए कीटों से संबंधित क्या होता है, तो कीटों से जो संबंधित होता है वो होता है आपका एंटेमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, ये आपका जो है कीटों का अध्ययन कहलाता है, एंटोमोलॉजी।
आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो देखो इको मार्क जो है संबंधित होता है आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित जो सामग्री होता है उसे दिया जाता है आपका इको मार्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया कि अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। अनवीनीकृत तो वैसे को बोला जाता है जो आपका सीमित मात्रा में है। ठीक, एक तो आपका सीमित मात्रा में है और उसका जो पुनर्भंडारण है उसमें जो है वो आपका बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं कि पुनर्भंडारण में क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो वैसे को हम लोग बोलेंगे कि वो संसाधन जो है आपका अनवीनीकृत है, और जो जल्दी हो जाएगा वो कहलाएगा आपका नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत। तो यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा तो ये है ही, बायो ऊर्जा भी है, बायोगैस भी कुछ हद तक हम लोग मान सकते हैं। लेकिन जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो है वो आपका अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। बायोगैस इसलिए क्योंकि बायोगैस आपका बनता क्या चीज़ से है, ये आपका गोबर से बनता है या फिर जो सड़े गले हुए पदार्थ होते हैं उनसे बनता है। तो एक हद तक बायोगैस क्या है कि आपका नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34। ऑप्शन है वैशाली, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली में जो है वो आपका बाल लिंगानुपात सबसे कम है। बाल लिंगानुपात कहने का मतलब होता है कि 0 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनका जो 1000 बच्चों में उनका जो संख्या है उसी को बोला जाता है बाल लिंगानुपात। और बिहार का जो अगर बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है, तो वो आपका 935 है। ये याद रखिएगा, 935 जो है बिहार का बाल लिंगानुपात है। और लिंगानुपात मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 918 जो है वो बिहार का लिंगानुपात है। 1000 में 908 महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अगर राज्य जिला में बात करें तो सबसे कम आपका वैशाली में है। वैशाली में आपका 904 जो है वो बाल लिंगानुपात है। जबकि अगर सबसे ज़्यादा का बात करें तो सर्वाधिक जो बाल लिंगानुपात है वो आपको किशनगंज में मिलेगा। कहाँ, किशनगंज में, जहाँ की 971 जो है वो आपको बाल लिंगानुपात दिखा गया है। और आपको ये भी बताया था कि सर्वाधिक अगर बात करें लिंगानुपात की, ओवरऑल का मैं बात कर रहा हूँ, तो 918 तो है ही बिहार में। और गोपालगंज में सर्वाधिक जो है लिंगानुपात है गोपालगंज में। और सबसे कम जो लिंगानुपात किस जिले में है, तो वो आपका मुंगेर में है। मुंगेर में 876 ये जो है महिलाओं की संख्या 1000 में। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन है नीरज चोपड़ा भाला फेंक, तो ये सही है, ये सुमेलित है। अगला है अवनी लेखरा, ये पैरा निशानेबाजी से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा, पहले आंसर ही देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थात मित्राभ गुहा जो है ये हॉकी से रिलेटेड नहीं है, ये आपका शतरंज से रिलेटेड है। शतरंज से रिलेटेड है। बाकी आपका नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक हो गया, अपनी लेखरा पैरा निशानेबाजी हो गया, कृष्णा नागर जो है ये पैरा बैडमिंटन हो गया। तो ये सारा जो है वो सुमेलित है। आपका मित्राभ गुहा ये सुमेलित नहीं है, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। आगे पूछा जा रहा है समान दृष्टि के निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। देखो समान दृष्टि के लिए जो आपको मालूम है विटामिन जो है वो आपका विटामिन ए होना चाहिए, विटामिन ए। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपको मालूम है कि विटामिन ए जो है वो आपका रेटिनॉल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है कि सुगम भारत अभियान संबंधित है। तो सुगम भारत अभियान किससे संबंधित होता है, ये आपका संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से रिलेटेड। उन्हीं के लिए जो है वो रैंप वगैरह बनाए जा रहे हैं स्टेशन पे, उस टाइप की चीज़ें किया जा रहा है। तो सुगम भारत रिलेटेड है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। पूछा जा रहा है यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है नवंबर 1945, अप्रैल 1946 या अक्टूबर 1945, अक्टूबर 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नवंबर 1945 में जो है यूनेस्को की स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात करें यूनेस्को के हेडक्वार्टर की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है देश भर में शांति के लिए और शांति, शिक्षा और आपका विज्ञान, इन विज्ञान और संस्कृति, इन सारे क्षेत्रों में जो है वो उन देशों में बढ़ावा देने की बात की जाती है। ये आपका यूनेस्को का काम है। अगर यूनेस्को के फुल फॉर्म की बात करें, यहाँ यूनेस्को में जो यूएन है वो तो आपका ये हो गए यूनाइटेड नेशन, और ई से हो जाता है एजुकेशनल, ए से हो जाता है साइंटिफिक,
और सी से हो जाता है कल्चरल, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यही क्या करता है कि आपका जो भी राष्ट्रीय धरोहर है उन सारे धरोहरों और इमारतों के संरक्षण का कार्य भी जो है यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 39 पूछा जा रहा है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा ये गया जिले में स्थित है। और आपको मालूम होगा कि गया जो है वो किस नदी के किनारे है, ये आपका फल्गु नदी के किनारे है, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था रानी अहिल्याबाई ने। रानी अहिल्याबाई ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था, अहिल्याबाई। और बोला जाता है कि यह विष्णुपद मंदिर में जो है भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो देखो जो प्राइमरी टीचर है उसका सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि उसमें धैर्य और दृढ़ता हो, ये चीज़ जो है वो सब से ज़रूरी होता है। आगे किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। स्वर धरोहर उत्सव, तो इस उत्सव का आयोजन किसने करवाया था। तो ये हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि देश का जो प्रतिष्ठित कला संस्कृति और विरासत है उसको प्रदर्शित किया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य था। आगे सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो देखो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति जो है ये आपका IIT खड़गपुर में किया जा रहा है, खड़गपुर में इसका स्थापना किया जा रहा है, खड़गपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगर बात कर रहे देखो अलग अलग जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अलग अलग जो है वो आपका सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। जैसे IIT जो खड़गपुर है वहाँ पे हो गया आपका परम शक्ति। फिर जो IIT गुवाहाटी है यहाँ पे क्या है परम कामरूप, परम कामरूप इस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। और IIT गांधीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पे किया गया है IIT ये परम अनंत, परम अनंत जो है आपका IIT गांधीनगर में है। और IIT रुड़की में है आपका कौन सा है, ये आपका है परम गंगा, परम गंगा। ये जो है सुपर कंप्यूटर इन सारे इंस्टीट्यूट में रखे गए हैं। आगे पूछा जा रहा है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया। ऑप्शन है मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, मालदीव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिस्र। मिस्र के साथ जो है इंडियन आर्मी के द्वारा एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया गया जिसका नाम है साइक्लोन 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। पूछा जा रहा है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन है वो आपका फ्रांस नहीं स्पेन में किया गया है। किसका, फितूर का। ये क्या चीज़ है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी जो है फितूर, इसका आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर सी स्पेन। आगे है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य अर्थात कि गलत है। ऑप्शन है बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। देखो पहले तो आप याद रखो कि कौन सा रिपोर्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। अब इसमें क्या है कि दो कैटेगरी बांट दिया गया, एक बड़े राज्य और एक छोटे राज्य। तो बड़े राज्यों में जो पहले स्थान पे है वो आपका कर्नाटक है, ये सही है। फिर बोला जा रहा है इसमें बिहार का अंतिम स्थान है, ये गलत है। बिहार जो है वो अंतिम में नहीं है, यूपी अंतिम में है बड़े राज्यों में। यूपी का जो रैंक है वो आपका 18वां है बड़े राज्यों में, और बिहार जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन हाँ नीचे से तीसरे पायदान पे अर्थात 16वें स्थान पे है। वहीं बोला जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, तो ये भी सही है। पश्चिम बंगाल जो है वो 17वें स्थान पे आ जाएगा। छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष स्थान पे है, ये भी सही है। अर्थात इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर डी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है ये वाला गलत था। बिहार जो अंतिम स्थान पे नहीं है बल्कि यूपी अंतिम स्थान पे पूछा गया कौन गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। पूछा जा रहा है फोर्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखो इस बार जो फोर्स 2022 का जारी किया गया, इसमें क्या है कि 100 जो प्रतिभाशाली महिलाएं जारी की गई है विश्व में, उसमें भारत की 6 महिलाओं को स्थान दिया गया है। कितना, 6 महिलाओं को।
उसमें निर्मला सीतारमण का जो स्थान है वो आपका 36वां है। और किरण मजूमदार जो है उनका याद रखिएगा 77 नंबर पे किरण मजूमदार है, किरण मजूमदार। देखते हैं आगे, पूछा जा रहा है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन को हमें चुनना है। पहला है कि गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया। उसके बाद है कि गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है वो लियोनेल मेसी को दिया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब गोल्डन बूट आपको दिया गया किलियन एम्बापे को और गोल्डन बॉल दिया गया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी ही जो है आपका अर्जेंटीना के कैप्टन है। फिर बोला जा रहा है कि अर्जेंटीना ने ये दूसरी बार यह खिताब जीता है, तो ये गलत हो जाएगा। अर्जेंटीना जो है दूसरी बार नहीं बल्कि ये थर्ड बार जो है ये खिताब जीता है। फिर पूछा गया कि फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एजो फर्नांडीज को दिया गया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो गलत होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखते हैं आगे, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा राज्य स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन था वो भी आप जान लीजिए। फीफा का क्या है कि फीफा ये हुआ कब था, फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसमें विजेता कौन हुआ, अर्जेंटीना। और इसमें किसको हरा के अर्जेंटीना ने जीता था, तो ये जो है फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता था। किसे, फ्रांस को हराकर। और दूसरी ये कि ये जो फीफा विश्व कप 2022 है इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आपका कतर में हुआ था। और पूछा जाए कि फीफा 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये आपका यूएसए में होगा। कहाँ, यूएसए में। तो तीन फैक्ट को भी याद रखें। पहला कि फीफा 2022 जीता कौन, तो अर्जेंटीना। किसे हरा के, फ्रांस को। कहाँ हुआ था, कतर में। और अगला कहाँ होगा, तो वो आपका यूएसए में होगा। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो पहला राज्य बन गया है जो कि अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करेगा। आगे किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो याद रखिएगा जो ब्रायोफाइटा पौधा है उस पौधे को क्या बोला जाता है, पादप वर्ग का उभयचर प्राणी। क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ये भूमि पे भी रह जाते हैं, नम में भी, और छायादार स्थान वहाँ पे भी रह जाते हैं। दोनों स्थान पे रहने के कारण जो है इन्हें ये बोला जाता है। और इनका सबसे बड़ा विशेषता ये होता है कि ये जो पौधे होते हैं वो अधिकांशतः छोटे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं ब्रायोफाइटा के। और इनमें क्या होता है कि जो संवहन उत्तक होता है अर्थात जाइलम और फ्लोएम वो दोनों जो है आपका नहीं होता, दोनों अनुपस्थित पाया जाता है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें ब्रायोफाइटा की, तो इसमें आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा मॉस आ जाएगा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक होता है मार्केसिया, मार्केसिया वो भी जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ही आता है। मेनली आप याद रखिए मॉस के बारे में, मॉस पूछा जाता है कि वो इसके अंतर्गत आता है, तो वो आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। आगे सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो आपका सेल है। देखो एक तो रचना करने का काम कर रहा है, दूसरा क्रिया करने का काम कर रहा है, मतलब फंक्शन भी यहाँ पे हो रहा है सेल के अंदर। तो ये आपका जो है सबसे जीवों का सबसे रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। और आपको मालूम चाहिए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो सेल का खोज जो है वो आपका जाना जाता है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल का खोज किया था। और सेल के अंदर अगर पूछा जाए केंद्रक की खोज किसने की थी, तो सेल के अंदर जो आपका केंद्रक पाया जाता है उसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने जो है वो केंद्रक की खोज की थी। देखते हैं आगे, एक अगर ऑप्शन की बात करें यहाँ पे नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन आपको मालूम होगा कि आपका जो है जो किडनी होता है उसकी छोटी इकाई होती है, कार्यात्मक जो सबसे छोटी इकाई है वो आपका नेफ्रॉन होता है। और न्यूरॉन आपका क्या होता है, न्यूरॉन आपका जो है तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई माना जाता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का आपका हो गया न्यूरॉन, और आपका जो किडनी है किडनी का कार्यात्मक इकाई है वो आपका हो जाता है नेफ्रॉन। और बोला जाता है कि नेफ्रॉन में जो है लगभग 10 लाख की संख्या, ये किडनी में जो है लगभग 10 लाख की संख्या में आपका नेफ्रॉन पाया जाता है। देखते आगे क्वेश्चन नंबर 51 को। बोला जा रहा है कि बोन क्या है, तो बोन याद रखिएगा ये आपका एक संयोजी उत्तक के रूप में जाना जाता है। जैसे और संयोजी उत्तक का एक और एग्जाम्पल जो है आप याद रखिए ब्लड, ब्लड भी जो है वो आपका एक संयोजी उत्तक है, जोड़ने का काम करता है।
आगे कि पीत का निर्माण कहाँ होता है। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा जाता है। पीत का निर्माण जो है वो आपका होता लीवर में है, लेकिन ये जमा होता है आपका पित्ताशय में। ठीक है, निकलने का हो गया ये आपका जो है लीवर से निकल रहा है, लेकिन जमा कहाँ पे हो रहा है, ये आपका पित्ताशय में जमा हो रहा है। और जो पित्त का गुण होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और ये किसके पाचन में सहायक होता है, तो ये आपका जो है वसा के पाचन में सहायक होता है। तो वो भी याद रखिएगा, वसा के पाचन में सहायक होता है। आगे पूछा जा रहा है कि मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है। ऑप्शन है पेरिकार्डियम, कार्डमियम, प्लूरा, मेनिंजस, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो याद रखिएगा जो मनुष्य का हृदय होता है वो आपका जो है पेरिकार्डियम जो झिल्ली होती है उससे घिरा हुआ होता है। और एक चीज़ और है, जो मनुष्य का हार्ट होता है, हृदय होता है, उसका अगर रंग पूछा जाए तो आपको मालूम होगा कि ये लाल रंग का होता है और 4 भागों में ये बटा हुआ होता है। और अगर बात करें एक और चीज़ की, मतलब कि बाकी के ऑप्शन की, तो देखो जो प्लूरा होता है, प्लूरा किसको मतलब घेरे रखता है, ये भी एक झिल्ली का प्रकार है। ये आपका घेरे रखता है किडनी को, किडनी अर्थात ब्रिक को ये जो है वो घेरे रखता है। और एक है मेनिंजस, मेनिंजस ये क्या करता है, ये हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन को घेरे रखने का काम जो है इस झिल्ली का होता है, मेनिंजस का। तो ये भी आप याद रखिएगा। ऐसे 53 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और लेकिन आप बाकी को भी याद रखें, प्लूरा ये हमारे किडनी को सुरक्षित रखता है, और मेनिंजस जो है वो आपके ब्रेन को। आगे रेजिन किस पौधे की का उत्सर्जी पदार्थ है। बबूल, पीपल, चीर या कनेर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका चीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली रेजिन क्या है, एक जो है आपका उत्सर्जी पदार्थ होता है, और ये कुछ पौधों में होता है, हर एक पौधों में नहीं होता। और ये पाया कहाँ जाता है, तो देखो एक तो जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं पौधे के तने में होते हैं, उनके जो छाल होते हैं उसमें होते हैं, और कुछ पौधे जो है वो पत्तियों के सहारे भी अपना उत्सर्जी पदार्थ को छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा ये रेजिन जो है वो चीड़ से निकलता है और ये उसकी छाल में पाया जाता है। और अगर बाकी की बात करें, जैसे बबूल है, बबूल से आपका क्या मिलता है, तो इससे जो है गोंद मिलता है, और ये भी इसके क्या है, छाल के नीचे वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे होता है। और ये जो पाया जाता है, चाहे आपका रेजिन हो या फिर गोंद हो, ये क्या होता है कि जो पुराने जाइलम होते हैं वही जो है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में रह जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और जो पीपल हो गया, जैसे देखो पीपल है, बरगद है, कनीर है, तो ये सब में आप देखो कि जब पीपल का पत्ता आप तोड़ते हो तो उसमें एक दूध टाइप का उजला रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, ये दूध आखिर होता क्या है, ये एक लेटेक्स होता है, लेटेक्स से इसे बोला जाता है, और ये जो है दुधिया रंग का होता है। और ये आपका बहुत सारे पदार्थ, ये भी एक प्रकार का क्या है, आपको उत्सर्जी पदार्थ ही होता है। और ये आपको पीपल में पाया जाएगा, कनीर में पाया जाएगा, इन सारे पौधों में पाया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्रंथि, या अग्नाशय की लंगर है इसकी दीपिका। तो याद रखिएगा आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो आपका मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है कि देखो पिट्यूटरी ग्लैंड की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये आपको जो है वृद्धि हार्मोन इससे निकलता है। इसके अलावा जो है थायराइड, ये इससे में भी ये हेल्प करता है। इससे जो है एक निकलता है टीएसएम, ठीक है, वो उसके स्राव में ये हेल्प करता है, जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। तो ये आपका उसमें काम करता है, टीएसएम थायराइड प्रेरक हार्मोन के रूप में काम करता है। और भी बहुत सारे हार्मोन का जो ये स्राव करने में हेल्प करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो बाकी के हार्मोन हैं उनको भी नियंत्रित करने का काम जो है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। अगर देखते हैं बाकी के ऑप्शन को, देखो थायराइड ग्लैंड का भी काम जो है वो आपका हार्मोन के स्राव के लिए ही है। ये पाया कहाँ जाता है, पहले ये जान लेते हैं। ये आपका जो श्वास नली है उसमें पाया जाता है, मतलब गले में आप अगर देखो तो गले में जो है आपको ये पाया जाएगा। और ये करता क्या है, तो ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और ये हार्मोन जो है आपको किस चीज़ में के सहारे आप संश्लेषित होता है, तो देखो इसमें क्या है कि आपका जो आयोडीन है वो जो है इसको हेल्प करता है, इसको आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन के जब आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तब जाके ही आपको थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो उसका संश्लेषण होता है।
ठीक है। उसके बाद फिर अगर बात करें एंड्रीनिल ग्रंथि की, एंड्रीनिल ग्रंथि को ही बोला जाता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, देखो इससे जो हार्मोन निकलता है उसको लडो एवं उडो हार्मोन भी बोलते हैं, लडो और उडो हार्मोन। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इससे जो हार्मोन निकलता है वो आपका कब निकलता है, जब भय रहेगा, डर रहेगा, तो वैसे स्थितियों में जो है इससे ये हार्मोन निकलता है, युद्ध की स्थिति में हार्मोन निकलेगा, तो इसलिए इसे बोला जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन। तो ये आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है। ऑप्शन है समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो पक्षी और चमगादड़ के पंख है ये दोनों जो है आपके असमजात अंग के उदाहरण है। अब देखो असमजात अंग में होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो आपका बनावट होता है अंग का, वो जो है दो अलग अलग जीवों में क्या होता है कि उनका बनावट एक समान होता है। बनावट करने का मतलब कि उसका जो मेन कंपोनेंट है, जैसे मान लो अगर हड्डी है तो हड्डी जो है दोनों में एक ही टाइप का होगा। एग्जाम्पल के लिए रहा कि अगर उसमें जो है फिबुला पाया जा रहा है हड्डी में, या फिर कार्पलस मेटाकार्पलस पाया जा रहा है, तो दोनों जो जीव होंगे उनमें वही सारे कंपोजिशन में हड्डियों की बनावट होगी या फिर अंग का बनावट होगा, लेकिन उनके द्वारा जो काम किया जाएगा वो अलग अलग होगा। जैसे पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है वो अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं, ठीक है। और तो इन दोनों का जो पंख है, जैसे पक्षी और चमगादड़ का पंख, इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है कि उड़ने में हेल्प करना, ठीक है, उड़ने में हेल्प करना। तो ये आपका काम क्या है कि काम तो दोनों का एक समान है, लेकिन इसका जो बनावट होगा वो आपका अलग अलग होगा। तो ऐसे में इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका होगा समजात अंग, ठीक है। समजात अंग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। समजात अंग में क्या होता है कि बनावट जो है वो आपका अलग अलग हो और जो कार्य है वो एक समान होता है, तो वो आपका समजात अंग का उदाहरण है। जैसे कि आपका पक्षी और चमगादड़ तो हो ही गया, इसके अलावा आप तितली के पंख देख सकते हो। तितली का पंख जो है कितना कोमल होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, तो उसका जो बनावट है वो अलग होता है, लेकिन उसका जो उड़ने का काम है, उसका काम क्या होगा, वो उड़ने का। तो इस तरीके से इन तीनों का मतलब तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख, इन तीनों जो है वो आपका समजात अंग के उदाहरण हो जाएंगे। वहीं अगर विसमजात अंग के या असमजात अंग का उदाहरण की बात करें तो आपका जो है घोड़े का देखे जो पैर होता है, आगे का पैर, और आपका चमगादड़ का पंख, उसमें क्या है कि एक ही टाइप का हड्डी का कंपोजिशन देखा जाता है। दोनों में आपको क्या मिलेगा कि आपको ह्यूमरस मिलेगा, रेडियो अल्ना मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों का काम क्या है वो अलग अलग होता है। तो ये आपका असमजात अंग का उदाहरण हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग किया गया है। ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो आप जो है इसका आंसर नहीं दे पाओगे। इसमें पूछा ये जा रहा है कि कौन सी ऐसी इकाई है जिसमें हमें टाइम जो है 2 बार देखने को मिलेगा। तो देखो अगर हम लोग चाल की बात करें तो चाल क्या होता है, ये होता है आपका दूरी बटे समय, डिस्टेंस वाइज टाइम। तो इसमें तो एक बार ही आपको टाइम आ रहा है। अगर वेग की बात करें तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन बटे समय। तो ये भी आपका जो है एक बार यहाँ पे आता है, यहाँ पे टाइम जो है आपको एक बार आ रहा है। और विस्थापन क्या है कि जो आपको डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वो आपका विस्थापन होता है। तो यहाँ भी जो है वो चीज़ें नहीं आ रहा है, यहाँ तो सिर्फ टाइम आ ही नहीं रहा है। त्वरण की बात करें तो ये क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है वो आपका कहलाता है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या हो गया, बेग। और बेग में परिवर्तन की दर क्या होता है आपका त्वरण। तो बेग क्या था, बेग था आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब मान के चलो एक तरीके का डिस्टेंस बाई आपको हो गया टाइम। अब वो बोल रहा है कि उसमें भी अगर परिवर्तन हो, ठीक है, जो आपका बेग है, बेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। तो यहाँ पे आपका जो टाइम का इकाई है आपको 2 बार उपयोग हो रहा है, तो इसी को बोला जा रहा है कि त्वरण जो है उसमें जो टाइम का इकाई है इसे 2 बार यूज होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और इसका जो फिर आपका मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। देखते हैं अगले प्रश्न को।
पूछा जा रहा है बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या हो जाएगा आपका? गति का जड़त्व। और आपको मालूम है कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो आपका गति ये जड़त्व का परिभाषा को बताता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे गति का जड़त्व जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। और वहीं क्या है कि अगर बस जो है अचानक से चलना प्रारंभ कर दे तो जो बैठे हुए यात्री हैं वो पीछे की ओर झुक जाएंगे। तो ये चीज़ें होता ये है कि ये जड़त्व आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि कोई भी वस्तु अपनी जो है उसी अवस्था में रहना चाहती है जिस अवस्था में है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगता। तो वैसे में अगर अचानक से बल लगता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रतिक्रिया करती है। आगे प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में चेंज करने की युक्ति क्या है? मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो एसी है, ठीक है, एसी को डीसी में हम लोग कैसे चेंज करते हैं? तो उसके लिए क्या होता है कि आपका रेक्टिफायर यूज होता है। रेक्टिफायर, ये याद रखिएगा, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे कि यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बोला जा रहा है कि वस्तु का वेग जो है वो दुगना कर देना है। अगर भी है तो उसे कर दिया जाए 2v, तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और यहाँ पे आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, जो आपका गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, वो होता है हाफ mv²। हाफ mv²। अब यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो क्या होगा कि अगर ये भी है तो ये आपको क्या होता, 4v² हो जाता। ठीक है, तो वैसे में अगर आप यहाँ पे देखो ये हाफ mv² था, अब ये आपका हो गया हाफ 4 तो ये आपका हाफ हाफ अगर काट भी दो तो ये 1/4 जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 4 गुना यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। आगे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो क्या कहलाता है? तो जो वस्तुएं प्रकाश जो है वो उत्सर्जित करेगी वो आपका कहलाएगा प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, ल्यूमिनस कहलाता है। और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता वो आपका नॉन ल्यूमिनस कहलाता है। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, इसमें जो बात हो रहा है खुद के प्रकाश की, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो आपका जो सन है वो आपका ल्यूमिनस में आ जाता है, और जो मून है वो उसका खुद का प्रकाश नहीं होता, इसलिए जो है उसे बोला जाता है कि वो अब जो आपका अप्रदीप्त वस्तु है। हालांकि वो प्रकाशित होता है किससे? तो सनलाइट के कारण ही प्रकाशित होता है। और ऐसे अप्रदीप्त में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ये सारे क्या है? अप्रदीप्त वस्तु के उदाहरण हैं। और पारदर्शी अपारदर्शी तो जान ही रहा है, जिससे प्रकाश होकर अगर क्रॉस करे वो आपका पारदर्शी है, और जिससे होकर क्रॉस नहीं करे वो आपका अपारदर्शी पदार्थ होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन है -5D, धनात्मक, ऋणात्मक, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखो याद रखना, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा जो है धनात्मक होती है, और जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता जो है वो ऋणात्मक होती है। और जो लेंस की क्षमता है वो मापा किस में जाता है? तो वो डायोप्टर में मापा जाता है। और वो डायोप्टर होता क्या है? तो 1y जो है फोकस दूरी, f 1/f जो है ये आपका डायोप्टर होता है। और अगर दो लेंस को जो है एक साथ, जैसे दो अगर उत्तल लेंस है, अगर उन दोनों को एक साथ रखा जाए तो इन दोनों की जो होता है अब आपका क्षमता जो होती है वो जुड़ जाती है। ये चीज़ें भी याद रखिएगा। जैसे अगर मान लिया जाए इसका 2 डायोप्टर है, इसका 2 डायोप्टर है, तो संयुक्त जो लेंस होगा उसका जो क्षमता होगा वो होगा 4 डायोप्टर का। आगे की दूर दृष्टि दोष अर्थात हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो देखो दूर दृष्टि दोष के लिए हमेशा जो है यूज किया जाता है उत्तल लेंस का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी। इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और जो अवतल होता है उसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस। देखिए उत्तल लेंस को ही आपको बोला जाता है अभिसारी लेंस भी इसे कहा जाता है, अभिसारी लेंस। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और है जो आपका एक तो हो गया दूरदृष्टि दोष, ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष।
ठीक है, जिसको कि मायोपिया बोला जाता है, निकट। तो निकट वाले में क्या है कि उसमें यूज होता है आपका अवतल लेंस। फिर यहाँ पे दिया हुआ है बाईफोकल लेंस। तो बाईफोकल लेंस का यूज होता है वैसे दृष्टि दोष में जिसे बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो ये क्या होता है कि जब एज बढ़ता है तो बुढ़ापे में क्या है कि हमारा जो लेंस को पकड़ी हुई जो मांसपेशियाँ है उसमें शिथिलता आ जाती है और वो सही ढंग से काम नहीं करती। तो उस मतलब एक जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं होता, तो उसमें होता है जरा दृष्टि दोष। और उसके लिए यूज होता है हमारा कौन सा, तो यूज होता है बाईफोकल लेंस। ठीक। एक और बीमारी होती है जिसे बोला जाता है अबिंदुकता। अबिंदुकता, और अबिंदुकता में क्या है कि उसमें जो लेंस हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं बेलनाकार लेंस। कौन सा, तो बेलनाकार लेंस का यूज होता है आपका अबिंदुकता में, बेलनाकार लेंस का यूज, ये भी आप याद रखिएगा। और बेलनाकार में होता ही है कि जो क्षैतिज दिशा में है तो देख सकते हैं, लेकिन देखो आप क्षैतिज देख सकते हैं लेकिन ऊर्ध्वाधर जो है वो आप नहीं देखते हो, ऊपर नीचे जो अगर देखने में हो तो परेशानी होती है, तो वैसे में जो है बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर का कार्य क्या है। पहला है कि विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापना, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना या प्रतिरोध को मापना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो याद रखना, ये जो वोल्ट मीटर होता है उसका यूज होता है हमारा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे मापने का काम यहाँ पे किया जाता है। फिर एक पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापने के लिए क्या यूज होता है। तो याद रखिएगा कि अगर धारा की प्रबलता हमें जानना है तो उसके लिए यूज होता है एमीटर। एमीटर का यूज होता है धारा की प्रबलता को मापने के लिए। और ये जो आपका वोल्ट मीटर का यूज होता है, तो वोल्ट मीटर को जो है लगाया जाता है आपका समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को लगाया जाता है। और एमीटर को किस में लगाया जाता है, तो एमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसको किस क्रम में लगाया जाता है। आगे की विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। ये मेनली बोल रहा है कि आपका जो जनरेटर है, विद्युत जनरेटर है, उसका सिद्धांत क्या चीज़ पे आधारित है, तो वो जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो। फिर आगे बोला जा रहा है गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो देखो गैस का किस में चेंज हो रहा है, गैस ये चेंज हो रहा है लिक्विड में, और ये प्रक्रिया कहलाती है आपका संघनन। संघनन। और ऊर्ध्वाधर क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से जो है ये गैस में चेंज हो जाता है, सॉलिड से गैस में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। आगे पूछा जा रहा है 67 नंबर कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है। तो पदार्थ के कणों को एक साथ बांधने वाला जो बल होगा वो आपका अंतर आणविक बल होता है, अंतर आणविक बल। और अंतर आणविक बल देखो ये किस तरीके का होता है, जो वो आपका सॉलिड है, सॉलिड में जो ये बल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसके अणु जो है एक पास पास होते हैं। वैसे लिक्विड में जो है ये जो अंतर आणविक बल होता है वो कम होता है, और सबसे कम जो है आपका गैस में होता है, मतलब इसके जो अणु है वो काफ़ी स्वतंत्र रूप में रहते हैं। फिर पूछा जा रहा है दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो असमान घनत्व वाला है, तो वैसे में यूज होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हो जाता है। एक मिनट, असमान घनत्व वाले अमिश्रित, अच्छा अमिश्रणीय द्रव है, मतलब ये कि अगर आपका बालू है, ठीक है, बालू और जल ये दो आप अमिश्रणीय द्रव है। अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है द्रव को लेके, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा आपका जो तेल होता है, तेल और पानी, ऑयल और वाटर को अगर आप मिलाओगे तो क्या होता है, तेल जो है आपका ऊपर में वो तैरने लगता है। तो वैसे में उसे अगर हमको अलग करना है तो हम लोग यूज करेंगे पृथक्करण की विधि का। आप अगर धीरे धीरे नीचे गिराओगे तो ये तेल अलग हो जाएगा और पानी जो है वो बचा हुआ रह जाता है। तो ये आपका प्रोसेस होता है दो असमान घनत्व वाला अगर अमिश्रणीय द्रव पदार्थ है तो। फिर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण का सबसे अच्छा गुण होता है कि उसमें जो है कोई नया पदार्थ नहीं बनता,
जबकि रासायनिक परिवर्तन का सबसे बड़ा गुण है कि उसमें नया पदार्थ बनता है। तो लोहे पर जंग लगना ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। जल का जमना, जल जम रहा है तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बस उसका अवस्था में चेंज हो रहा है। तो जल में जमना जो है एक भौतिक परिवर्तन होगा। लोहे में जंग लगना नहीं होगा, जल में जल का जमना होगा। फिर बोल रहे हैं मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती जब जल रहा है तो क्या हो रहा है, ऊष्मा प्रदान कर रहा है। और जो भी आपका केमिकल चेंजेज होगा उस जहाँ भी अगर दहन की प्रक्रिया हो रही है तो पहला तो वो जलने के बाद क्या है कि गैस बना रहा है। तो ये ऐसे में हमेशा जो है आपका ये केमिकल चेंजेज होगा। कोयले का जलना, यहाँ भी जलने के बाद क्या है कि आपका ऊष्मा और गैस प्रदान कर रहा है, तो ये आपका नया पदार्थ बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका केमिकल चेंजेज में आएगा। तो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जल का जमना। फिर पूछा जा रहा है अमोनियम एंड नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। देखो नाइट्रोजन की संयोजकता निकालना है तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि नाइट्रोजन का जो है वो आपका परमाणु संख्या कितना होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और इसका जो अंदर रोनी है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो बाहरी कक्षा होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है। और किसी भी तत्व को जो है वो अगर उसे अस्थायित्व प्रदान करना है तो उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके बाहरी कक्षा में, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लेगा, अगर ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरे से, तो इसलिए यह इसकी संयोजकता पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की चाहिए ज़रूरत होगी। तो NH3 को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा नाइट्रोजन की। ठीक है। जबकि हाइड्रोजन को क्या है, हाइड्रोजन जो है इसे संयोजकता पूरा करने के लिए 2 का ज़रूरत होता है, तो एक इसके पास होता है और एक और हेल्प लेके ये पूरा कर लेता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 70 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है परमाणु के नाभि के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है। देखिए परमाणु में जो है टोटल कक्षाओं की संख्या 7 होती है और ये कुछ इस सीरीज में होता है। सबसे नज़दीक होता है K, उसके बाद L, उसके बाद M, N, O, P, Q। मतलब K से शुरू होता है K, L, M, N, O, P, Q जो है ये 7 जो है वो कक्ष होता है किसका, परमाणु के नाभिक का। तो याद रखिएगा सबसे नज़दीक कौन होगा, नाभिक के नज़दीक होगा आपका K नंबर। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो एक तो बोल रहा है कि रंगाई करके, दूसरा बोल रहा है जस्ता का परत चढ़ा के, ग्रीस का लेप लगा के, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा जो है जस्ता का परत चढ़ा के जो है ये जिंक का किया जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है यसद लेपन। यसद लेपन ये प्रोसेस कराता है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा कि C20H42 जो है यह हाइड्रोकार्बन हमेशा जो है आपका कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होगा। और इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं इकोसेन, इकोसेन बोला जाता है। देखते हैं आगे। आगे जो है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है उसे भी हम लोग तेजी में देख ले रहे हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, मतलब सिंपल पूछा जा रहा है कि मूल अधिकार और ये सारी जो चीज़ें इनकी परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वो जो है भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करनी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ दिया हुआ होता है, भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं। आगे कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। देखो एक होता है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है वास्तविक, तो वास्तविक होता है आपका सीएम के पास, और एक होता है कि औपचारिक शक्तियाँ, तो औपचारिक शक्तियाँ जो है वो आपका राज्यपाल के पास होगा, औपचारिक शक्ति राज्यपाल के पास। और उसी टाइप से आपका केंद्र में भी जो है वो आपका औपचारिक शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो आपका प्रधानमंत्री के पास होता है। फिर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि, दंड विधि, शिक्षा, रक्षा
या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए याद रखिएगा, आपका जो कृषि है वो जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और अगर बाकी की बात करें तो रक्षा ये आपका जो है संघ सूची के अंतर्गत आएगा। जबकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, दंड विधि है और एजुकेशन है, ये दोनों जो है आपका आ जाता है संवर्ती सूची में, संवर्ती के अंतर्गत ये दोनों आ जाता है। और अगर पूछा जाए कि जो इन सारे जो बांटा गया केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा है वो कौन से सूची में आता है, तो याद रखिएगा ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, 7वीं सूची में। आगे अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? ऑप्शन है 1980, 1989, 1990 या 1992। तो याद रखिएगा 1992 में जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। अर्थात राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब बनाया गया? तो आपका 1992 में बनाया गया था। नेशनल अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा? नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, ये आपका 1992 में बनाया गया था। आगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा जा रहा है कि राज्य के अधीन क्या है? मतलब यहाँ पे सिंपल पूछा जा रहा है कि राज्य का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए राज्य वैसे क्षेत्र को बोला जाता है जिसका कि अपना कोई एक डिफिनिट एरिया हो, साथ ही वहाँ पे एक संगठित सरकार हो, एक गवर्नमेंट हो वहाँ पे, ठीक है। एक तो आपका एरिया हो गया, एरिया हो, गवर्नमेंट हो, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुताएँ अगर मौजूद है तो वैसे क्षेत्र को बोला जाएगा कि वो एक राज्य है। तो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे भारत जो है एक राज्य है, भारत को एक राज्य के रूप में माना जाता है। आगे कि भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? देखो मताधिकार से अभिप्राय होता है वोट देने का अधिकार, ठीक है, मत देने का अधिकार। और मत देने का अधिकार जो है ये कितना है? 18 साल है। पहले ये जो है आपका हुआ करता था 21 वर्ष, और इसे जो है 21 वर्ष से घटाकर कर दिया गया आपका 18 वर्ष। और ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत जो है वो आपका जो मताधिकार का अधिकार है वो आपका 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये प्रावधान किया गया था 1998 में। और अगर पूछा जाए अनुच्छेद, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 326 में जो है इसका वर्णन है, अनुच्छेद 326। आगे नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन में जो है महिलाओं के लिए टोटल 1/3 जो है सीट आरक्षित होती है, 1/3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह जो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति स्टेट में नहीं रहता तो या तो वो संत होता है या फिर पशु। और ये बात कहा था किसने? तो अरस्तु ने कहा था, ठीक है। आगे कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है तो किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक जीवन का अगर हमको आकलन करना है तो उसका प्रति व्यक्ति आय कितना है ये जानना होगा। और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? देखो देश का कुल जो है आपका इनकम हो गया, अर्थात देश का जो कुल जीडीपी हो गया, या फिर अगर और क्लियर बोलो तो एनएनपी, मतलब देश का कुल आय जो है, कुल आय बटे जो है देश की कुल जनसंख्या, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। और इसे ही सबसे अच्छा मानक माना जाता है किसी के जीवन स्तर के आकलन के लिए। आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन है डीपी धर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, नेहरू महालिनोबिस मॉडल, या फिर आगत निर्गत मॉडल। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आपका कब से 51 से लेके 56 तक, और ये किस मॉडल पे आधारित है? हेराल्ड डोमर पे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। और नेहरू महालिनोबिस मॉडल जो है ये आपका सेकेंड वाला है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना, जो कब से है आपका 1956 से लेके जो है 1961 ईस्वी तक है, वो आपका बेस्ड है किस पे? नेहरू महालिनोबिस मॉडल पे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 की आगत निर्गत मॉडल। तो याद रखिएगा जो आपका छठी पंचवर्षीय योजना था, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका इसी पे डिपेंडेंट था,
आगत मॉडल पे ही वो आधारित था। और अगर बात की जाए छठी पंचवर्षीय योजना थी कब से कब, तो 1980 से लेके 1985 तक जो है वो आपका छठी पंचवर्षीय योजना चलती है। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही है। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित कहने का मतलब ये कि इस पे जो है मतलब कितना वस्तु का उत्पादन होगा और कितना जो है किस वस्तु का उत्पादन होगा, ये जो है गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जो है किसी किसी मैटर पे जो है वो निर्धारित करती है कि इसका जो कीमत है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो समय के अनुसार मार्केट में हस्तक्षेप करती है, ऐसे नहीं करती। तो ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, पूंजीवादी में क्या है कि पूरी तरीके से मार्केट पे छोड़ दिया जाता है, और समाजवादी और साम्यवादी दोनों में जो है ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है बिहार में धान की फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। ऑप्शन ए कैमूर, अरवल, रोहतास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो रोहतास का एरिया है वो अब बिहार में धान के फसल उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी जिला के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का सी नंबर। और एक आपका सिवान है, तो सिवान जो है सबसे कम जो है चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है ये आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इसी को जो है बिग बैंग थ्योरी के नाम से बोला जाता है। और ये बिग बैंग थ्योरी दिया किसने था, तो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था, और बताया गया था कि जो ब्रह्मांड का विकास है वो इसी के कारण हो रहा है। आगे के निम्नलिखित में कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। नाभिकीय संयंत्र, तापीय संयंत्र, बायोगैस संयंत्र या हाइड्रोक्लोरिक संयंत्र। तो सही आंसर हो गया आपका बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र से क्या है, एक तो आप एनर्जी ले लिया और उससे जो है खाना बना लिए, और दूसरा क्या है कि ये जो बचा हुआ अवशेष पदार्थ होता है वो आपका खेत में जो है फर्टिलाइजर के रूप में यूज हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 89 का सी हो जाएगा। आगे इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मणिहिर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा जो उनकी पुस्तक है आर्यभट्टियम, उसमें यह बताया गया था कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है, और इसी घूमने के कारण जो है प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त की घटना देखी जाती है। वहीं भास्कर महोदय ने बताया था कि ब्रह्मांड इन्होंने एक्चुअली किया क्या था कि इन्होंने एक दर्शन दिया था, और उस दर्शन का नाम है वेदांत दर्शन। और उस वेदांत दर्शन में इन्होंने क्या है कि ब्रह्मसूत्र और जो शंकर की माया है उसका इन्होंने मेनली व्याख्या किया है। खैर वो अलग चीज़ है। याद रखिए कि जो घूमने का बात किया गया था वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। वहीं अगर बात करें ब्राह्मणिहिर की, तो इन्होंने जो है एक आपका बृहद संहिता लिखा है, बृहद संहिता, और दूसरा जो है पंच सिद्धांतिका। ये दो पुस्तक जो है वो आपका ब्राह्मणिहिर के द्वारा लिखा गया है, पंच सिद्धांतिका। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, उसका कारण क्या है। तो कारण यह है कि वहाँ पे जो है वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है क्या है कि वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि बात सुनने के लिए क्या है कि माध्यम की आवश्यकता होती है। जो ध्वनि है, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और चंद्रमा पे चूँकि वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे माध्यम नहीं है, इसलिए एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। आगे के निम्नलिखित में कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो देखो समय का बोल रहा है कि प्राकृतिक इकाई नहीं है, ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्ष ये आपका जो है प्राकृतिक इकाई हो जाएगा। चंद्र मास, जो मतलब चंद्रमा को देख के मास की गणना की जाती है, वो भी आपका हो जाएगा। लेकिन आपका जो मानक समय है ये नहीं होगा, क्योंकि मानक समय जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, जो मध्याह्न रेखा है उसको हम लोग जो है वो आप क्या मान रहे हैं कि वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और उसी तरीके से अगर बोला जाए कि भारत में 82.5 डिग्री से जो है वो पूर्वी देशांतर से भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्रॉस किया है। तो ये सारी ये आपका क्या हो गया, आपका मानव निर्मित ये टाइम फ्रेम है, ठीक है, समय की इकाई है। आगे पूछा जा रहा है सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है। तो याद रखिएगा सवाना जो है इसका सर्वाधिक विस्तार जो है आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा।
आगे भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है। एक आपका होता है कि निर्वाचन क्षेत्र की दृष्टि, और यहाँ पे पूछा जा रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से। तो उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ा जो है आपका कच्छ जिला हो जाएगा, जो भौगोलिक एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है। फिर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की झील कौन सा है, वो आपका बुलर झील है। बुलर झील जो है ये सबसे बड़ा आपका मीठे पानी की झील है। और पूछा जाए कि अगर ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में आपका बुलर झील स्थित है। सांभर झील कहाँ है, तो सांभर आपका जो है वो ये कहाँ हो जाएगा, आपका राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में। और ये आपका क्या है, खारे पानी की झील है। वही अगर बात करें नल सरोवर की, तो ये भी जो है आपको पाया जाएगा कहाँ, ये आपका गुजरात वाले एरिया में पाया जाता है, गुजरात वाले एरिया में। और कोलेरू के बारे में जान लीजिए, ये आपका जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और ये आपका मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से पूछा जा रहा है किस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें है क्या कि इसके अंतर्गत दो से अगर अधिक बच्चे हैं, 2+ है, तो वैसे में ना ही सरकारी नौकरी दी जाएगी, ना ही जो गवर्नमेंट का अन्य जो योजनाएं हैं उनका उनको लाभ दिया जाएगा। तो ये चीज़ें किया गया है आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आपको कहीं पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रखिएगा। 96 हो गया। देखते हैं 97 नंबर को। पूछा जा रहा है कि अन्य प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। मतलब प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो एक मरुस्थल का रूप ले लिया। जैविक मरुस्थल का मतलब सब जो अन्य से सदी के जीव जंतु है वो उसमें ज़्यादा मात्रा में पनप गए हैं। तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर जो है एक जैविक मरुस्थल के रूप में परिणित हो गई है। और अगर बात करें दामोदर नदी की, तो इसका उद्गम जो है वो होता कहाँ से है, वो आपका छोटा नागपुर पठार से होता है। छोटा नागपुर पठार से इसकी होती है। और ये आपका पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए फिर वापस जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि दामोदर नदी जो है कहाँ से उत्पन्न हो रही है, छोटा नागपुर पहाड़ से, और ये पश्चिम बंगाल में होते हुए मिल जाती है। फिर पूछा जा रहा है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है वो आपका नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर बात करें तो पूना में जो है आपको भारतीय मौसम जो IMO है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको मिल जाएगा कहाँ, पुणे में मिल जाएगा, भारतीय मौसम वेधशाला। और लखनऊ में क्या है, तो लखनऊ में आपको जो है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा। वनस्पति अनुसंधान ये कहाँ पे है, तो आपका लखनऊ में है। नई दिल्ली में अगर बात करें तो नई दिल्ली में आपको जो है भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपका नई दिल्ली में मिल जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है किस वायु में सबसे कम तापांतर मापा जाता है। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे कम तापांतर किस बायोम में मापा जाता। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि बायोम होता क्या है। तो बायोम वैसे क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ की परिस्थिति जो है वो एक समान सभी जीवों के लिए होती है। ठीक है, जैसे मान लिया कि स्थलीय बायोम, तो स्थल पे रहने वाले लोग के लिए जो एक जैसी होगी। जलीय बायोम, तो जलीय जो जीव जंतु है उनके लिए जो भी फैसिलिटी है वो सारा जो है वो एक समान होगा। जो भी परिस्थिति है वो उनके लिए एक समान होगा। तो ये आपका कहलाता है बायोम। अब पूछा जा रहा है किस बायोम में सबसे कम तापांतर देखने को मिलता है। तो सबसे कम जो तापांतर देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा सदाबहार वर्षा वन बायोम में। किसमें, तो आपका सदाबहार वर्षा बायोम जो है उसमें सबसे कम आपको तापांतर देखने को मिलता है। उसका कारण ये बताया जाता है कि
जो सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं वो आपको कहाँ पाए जाते हैं, वो आपका विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। और वहाँ पे क्या है कि बारिश की मात्रा जो है वो निरंतर होती रहती है, मतलब बारिश वहाँ पे अधिक मात्रा में होती रहती है, जिसके कारण वहाँ का जो तापांतर है वो सबसे कम देखा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन है, ये पूछा जा रहा है। यूएसए, चीन, भारत, यूरोपीय संघ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा चीन जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करने वाला देश है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग मैथ को देख लेते हैं। मैथ में यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बता रहा है, बस इसका जो आंसर है वो आपको बताया जा रहा है। तो देखते हैं, पहला है कि 101 नंबर, 101 का जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16.1/3%। फिर है कि ऑप्शन 102 नंबर, तो 102 में इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 625 आएगा। आगे कक्षा कि 10 लड़कों का मतलब एवरेज का प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 9.11। फिर 104 नंबर को देख लेते हैं। 104 नंबर में क्या है, ये आप का जो है टाइम एंड वर्क वाले का क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 240/37, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 105 नंबर को, पूछा जा रहा है एक लंब वृत्तीय का पूछा जा रहा है और आयतन निकालना है शंकु का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 105 नंबर का वो होगा बी नंबर, अर्थात 240 पाई घन सेंटीमीटर। आगे 106 नंबर पूछा जा रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, तो ये आपका जो है वो CISI वाले चैप्टर से रिलेटेड है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000। अगला है कि एक आदमी एक टेलीविज़न, तो 107 नंबर ये आपका प्रॉफिट लॉस से है, और ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 5000 रुपये। देखते हैं 108, 108 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 24। फिर 7 के पहले 7 गुंजों का औसत निकालना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 28, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 110 नंबर, 110 नंबर का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये आपका मैथ का हो गया। अब रीजनिंग को भी देख लेते हैं। रीजनिंग में जो है क्वेश्चन नंबर 111, इसका ए हो जाएगा, अर्थात 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर 112 को देखते हैं। 112 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाएं से तीसरा। 113 को देखते हैं। 113 में आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शनिवार। क्वेश्चन नंबर 114 को देख लेते हैं। देखो 114 नंबर पूछा जा रहा है, ये भी आपका रीजनिंग का ही है, और इसका जो 114 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे हाई सीफोबिया ये ऊंचाई से है, और हाइलोफिया जो है ये जंगलों से है। आगे 116 नंबर देखते हैं। 116 का जो सही आंसर होगा वो होगा एडमिरल। एडमिरल ये एडमिरल क्या है कि आपका नेवी से रिलेटेड है, बाकी जो है वो आपका आर्मी से रिलेटेड है। 117 नंबर देख लेते हैं। 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई और डी दोनों। 118 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार। 119 नंबर देखते हैं। 119 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 99। फिर 120 नंबर देखते हैं। 120 का जो सही आंसर है वो है 123। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 123। उम्मीद है कि ये सेट आपको अच्छा लगा होगा। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वो जीके में थे, और उन सभी को अच्छे से डिस्कस कराने का प्रयास किया गया। तो जैसा भी हो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले सेट 6 के साथ।